बच्चों, बीती कक्षाओं में हमने सामाजिक समस्याओं के बारे में जाना है। हमने ये जाना कि सामाजिक समस्याएं क्या होती हैं। हमने ये भी जाना था कि सामाजिक समस्याओं व्यक्तिगत समस्याओं में क्या अंतर होता है। तत्पश्चात हमने अनेकानेक समकालीन सामाजिक समस्याओं के बारे में जानने का प्रयास करने का पहला कदम उठाते हुए हमने ये जाना था कि निर्धनता की सामाजिक समस्या, निर्धनता जो एक सामाजिक समस्या है वो क्या है। हमने ये भी जाना कि विश्व में क्या कोई ऐसा राष्ट्र है जो निर्धनता से पूर्णतः वंचित है, अर्थात उस राष्ट्र में निर्धनता नहीं है। तो ऐसा संभव ही नहीं है। निर्धनता का स्वरूप, निर्धनता का प्रकार, निर्धनता का दर अलग अलग हो सकती है। और ये बात सिर्फ निर्धनता पर लागू नहीं होती, ये तथ्य सभी समकालीन सामाजिक समस्याओं पर लागू होता है। विश्व का ऐसा कोई राष्ट्र नहीं है, मैंने पहली कक्षा में आपको बताया था, विश्व का ऐसा कोई राष्ट्र नहीं है, चाहे वो कितना भी विकसित हो या कितना भी अल्प विकसित हो, कि वहाँ पर सामाजिक समस्याएं ना हो। ठीक है। अब उसके बाद हमने बात की थी निर्धनता की समस्या को हमने बहुत विस्तार से पढ़ा था। जिन विद्यार्थियों ने PDF नोट्स देखे होंगे और जिन्होंने वीडियो सुना होगा उनको ये बात भली भांति पता होगी कि हमने कितने विस्तार से निर्धनता की समस्या के बारे में चर्चा की थी। यहाँ तक कि हमने निर्धनता के विभिन्न सिद्धांतों को जाना था। हमने ये भी जाना था कि निर्धनता एक ऐसी समस्या है जिसके लिए विश्व की सभी राष्ट्र अपने अपने स्तर पर अनेकानेक प्रयास करते हैं। अब निर्धनता का विषय जब हमने समाप्त कर लिया, हमने ये जाना कि भारत सरकार की ऐसी कौन सी योजनाएं हैं जो निर्धनता समाप्ति के लिए निरंतर प्रयासरत हैं। और विशेषकर हमने पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में जाना कि पंचवर्षीय योजनाओं में ऐसे कौन से प्रावधान दिए गए जिनसे निर्धनता की समस्या को दूर करने में सहायता मिल सके। अब इसके बाद हमने पिछली कक्षा में जाना था कि अपराध क्या है। हमने ये भी जाना कि विश्व का ऐसा कोई भी देश नहीं है, विश्व का ऐसा कोई भी हिस्सा नहीं है, विश्व में ऐसा कोई भी समाज नहीं है, चाहे वो अति विकसित समाज हो, चाहे वो अल्प विकसित हो, या चाहे वो आदिम समाज ही क्यों ना हो। विश्व का ऐसा कोई समाज नहीं है जहाँ पर अपराध नहीं होता हो। लेकिन ये तयशुदा बात है कि अपराध का स्वरूप, अपराध का प्रकार, अपराध की दर हर राष्ट्र में, हर समाज में अलग अलग होती है। और उसके तत्पश्चात हमने ये भी जाना था कि अपराध किसे कहते हैं। और इस बात को समझने के लिए कि अपराध किसे कहते हैं, हमने विभिन्न समाजशास्त्रियों की परिभाषाओं को, विभिन्न सामाजिक वैज्ञानिकों के द्वारा दी गई परिभाषाओं को जाना। आज हम बात करेंगे क्लिनॉड ने ऐसे कौन से 6 आधार बताए जिसके आधार पर उन्होंने अपराध को समझाने की चेष्टा की। तो पहला उन्होंने आधार बताया हिंसात्मक व्यक्तिगत अपराध। ठीक है, यह अपराध क्या है? देखिए, जैसे कि नाम से स्वतः स्पष्ट है, हिंसात्मक। हिंसा क्या होती है आप भली भांति परिचित हैं कि किसी भी हथियार के द्वारा, किसी भी वस्तु के द्वारा किसी व्यक्ति विशेष को शारीरिक क्षति पहुंचाना, किसी समूह विशेष को शारीरिक क्षति पहुंचाना। अब शारीरिक क्षति किस सीमा तक है, यह अपराध की जो अपराध का स्वरूप है उस पर निर्भर करता है। तो हिंसात्मक व्यक्तिगत अपराध क्या है? यह अपराध हिंसात्मक क्रिया के द्वारा किया जाता है। यह अपराध सामाजिक दृष्टि से घोर निंदनीय माना जाता है। ये स्वाभाविक सी बात है कि आपने आपस में भी बात करते हुए सुना है कि भाई कोई बात नहीं, इतनी भी बड़ी बात नहीं थी कि जिसके लिए आप शारीरिक तौर पे किसी को नुकसान पहुंचाएं। और ये हिंसात्मक जो अपराध है, हिंसात्मक व्यक्तिगत अपराध, ये सिर्फ सामाजिक दृष्टि से ही घोर निंदनीय नहीं है, ये राज्य के द्वारा इस प्रकार के अपराध के विरुद्ध कठोर दंडात्मक कार्रवाई भी की जाती है। कई बार आजीवन कारावास दिया जाता है। और अगर आपने इस हिंसात्मक कार्रवाई के भीतर अगर अपराधी किसी की हत्या कर देता है तो उसे स्वयं मृत्युदंड की सज़ा भी मिलने की संभावना रहती है। अब जो उन्होंने क्लिनॉड ने 6 प्रकार के अपराध बताए, उसमें दूसरा अपराध था संपत्ति संबंधी आकस्मिक अपराध। ठीक है, अब ये क्या है? तो ये स्वतः अपने नाम से स्पष्ट है, संपत्ति संबंधी आकस्मिक अपराध। इस प्रकार का अपराध व्यक्तिगत संपत्ति के अधिकारों का उल्लंघन होता है। इस श्रेणी के अपराधों का आधार अपराधी द्वारा धन लाभ की प्राप्ति होता है। देखिए, मैंने पहले भी आपको बताया था कि कई बार व्यक्ति का उद्देश्य क्या होता है? धन लाभ प्राप्त करना, अपने आप को आर्थिक रूप से सुदृढ़ करना। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण तथ्य इसके साथ क्या जुड़ा हुआ है कि व्यक्ति परिश्रम के द्वारा अपने आप को आर्थिक रूप से सुदृढ़
दृढ़ करने के बनस्पत वो क्या करता है, चोरी करने का रास्ता अपनाता है और वो किसी के घर जाके सेंध लगाकर या डकैती कर कर लूटपाट मचाता है, उसकी संपत्ति को नुकसान पहुंचाता है। तो इस प्रकार के जो अपराध हैं उसे संपत्ति संबंधी आकस्मिक अपराध कहा जाता है। अब इसके बाद हम दूसरी बात करते हैं कि उन्होंने और किस प्रकार के अपराध की बात की। तो अब हम बात करते हैं व्यावसायिक अपराध की। व्यावसायिक अपराध क्या है? व्यावसायिक अपराध इस प्रकार के अपराध में व्यक्ति जिस व्यवसाय में संलग्न है उसी में अपने आर्थिक हितों की पूर्ति के लिए व्यावसायिक कानून का उल्लंघन करके आपराधिक कृत्य करता है। समझे इस बात को। मान लीजिए आप कोई कार्य कर रहे हैं, आप कोई बिजनेस कर रहे हैं और उसमें आपने, सरकार ने आपसे अपेक्षा की कि आप जब अपना बिजनेस करेंगे, ये देखिए ये इस प्रकार का अपराध भारत में तो अत्यधिक होता है कि भारत ही क्या, एशियन कंट्रीज़ में, विश्व में ऐसा कोई राष्ट्र नहीं है जहाँ ऐसा अपराध ना होता, लेकिन उसकी दर अलग अलग जगह होती है। तो अब यहाँ व्यावसायिक अपराध क्या होगा कि आपसे ये अपेक्षा की गई है कि आपने जो खरीद फरोख्त की है उसको आप बिलिंग आप उसकी पूरी करें, उसका आप बिल्कुल स्पष्ट तौर पर आप इंगित करें कि आपको कितना लाभ हुआ है, कितना नुकसान हुआ है। लेकिन यहाँ पर अधिकतर लोग क्या करते हैं कि अपने को खासकर इनकम टैक्स देने के लिए, आयकर देने से बचाने के लिए जो खरीद फरोख्त करते हैं उसे काले धन में परिवर्तित कर देते हैं। और काला धन का मतलब क्या हुआ कि उसे शो नहीं करते हैं, बिलिंग नहीं करते हैं। आप अधिकतर जैसे उपभोक्ता संरक्षण कानून का कई बार आप विज्ञापन देखते होंगे तो कहीं ना कहीं इसी चीज़ से जुड़ा हुआ कि आपने कोई सामान खरीदा, अगर उसकी बिलिंग प्रॉपर है तो ये स्पष्ट तौर पे सरकार के पास रहता है कि भाई इस व्यक्ति ने इतने सामान को बेचा, इतना धन अर्जित किया। लेकिन आप अधिकतर दुकानदारों को देखेंगे कि वो ऐसा नहीं करते और उस सारे लाभ को वो स्वयं ही प्राप्त करने की चेष्टा करते हैं। तो इस प्रकार का ये व्यावसायिक कानून का अपराध माना जाता है, व्यावसायिक अपराध माना जाता है। अब राजनीतिक अपराध क्या है? उन्होंने चौथी श्रेणी जो बताई है वो राजनीतिक अपराध की बताई। किसने? क्लीनॉर्ड ने। तो राजनीतिक अपराध क्या है? राजनीतिक हितों की तुष्टि के लिए राजद्रोह, जासूसी, सरकार को विश्वास मत पारित करवाने के लिए विपक्षी सांसदों को प्रलोभन देना आदि कार्य आपराधिक श्रेणी में आते हैं। ठीक है, ये आप समझते ही हैं आपकी राजनीतिक अपराध क्या होते हैं। और उसके बाद हम बात करते हैं सार्वजनिक व्यवस्था संबंधी अपराध। यह वह अपराध है जिसमें व्यक्ति समाज में व्यवहार संबंधी नियमों का उल्लंघन करता है। जैसे अब सामाजिक व्यवस्था संबंधी अपराध क्या हो सकता है कि आपसे ये अपेक्षा की जाती है कि जब आप सार्वजनिक स्थलों में जाएं तो आपकी ना तो वेशभूषा ना आपका कृत्य जो एक समाज की संस्कृति है उसके अनुरूप हो, अश्लील ना हो, अभद्र ना हो। परंतु अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको दंडित होना पड़ता है। जैसे मैं भारत की बात अक्सर आप लोगों से करती हूँ, लेकिन अलग राज्यों की बात करती हूँ। जैसे जापान में अगर आपके पास पेट है, पालतू पशु है और आप उसे पार्क में ले जाते हैं या आप सड़कों पे घुमाते हैं तो अगर वो पॉटी करता है ना, तो उसकी पॉटी को आपको खुद उठाकर पॉलीथीन में रखना पड़ता है, पॉलीथीन बैग में रखना पड़ता है और जो विशिष्ट जगह है, डस्टबिन है, उसमें डालना पड़ता है। अगर आप ऐसा नहीं करते तो आपको दंडित किया जा सकता है। सिंगापुर है या दूसरे विश्व के देश हैं जहाँ पर थूकना पूरी तरह से, सार्वजनिक स्थानों पर थूकना गैर कानूनी है, कूड़ा करकट फेंकना गैर कानूनी है। तो ये सारे सार्वजनिक व्यवस्था संबंधी अपराध की श्रेणी में आते हैं। अब इसके बाद हम बात करते हैं परंपरागत अपराध की। ये छठवीं श्रेणी है जिसकी बात हम क्लीनॉर्ड ने की है। इस प्रकार के अपराध की श्रेणी में वह व्यक्ति आते हैं जो अपराध को अंशकालिक आजीविका के रूप में मानते हैं कि इसी के द्वारा हमें जीवन अपना यापन करना है। वो कोई कार्य नहीं करते, वो समय समय पर छुटपुट चोरी करते हैं और उससे वो अपना जीवन निकालते हैं। जब वो चोरी किया हुआ धन समाप्त हो जाता है फिर पुनः चोरी करने चले जाते हैं। तो यही उनकी आजीविका का साधन होता है। अर्थात अपराध द्वारा धन अर्जित करना ही उनकी आजीविका का अंशकालिक साधन होता है। इन सारे वर्गीकरण के अलावा
जो हमने 6 वर्गीकरण पढ़े। देखिए, एक मुख्य तौर पर अपराध जो समस्त विश्व में बहुत अधिक मात्रा में होता है, वाइट कॉलर क्राइम। वाइट कॉलर क्राइम क्या होता है? श्वेत वसन अपराध। श्वेत वसन अपराध क्या होता है? जब हाईली पोस्टेड लोग एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में होते हैं, इंजीनियरिंग में होंगे, वो विश्व भर में होते हैं, है ना। तो ऐसे लोग जब अपराध करते हैं, वो अपराध कैसे करेंगे? ऐसे नहीं कि जाके किसी का खून कराए, वो अपने ही जिस पद पर है उसका अनुचित उपयोग करते हुए वो धन अर्जित करने की चेष्टा करें, तो ऐसे अपराध को श्वेत वसन अपराध कहते हैं। और उसके पश्चात और एक जो बात हमने कही, परंपरागत अपराध के अलावा श्वेत वसन अपराध, फिर पेशेवर अपराधी और संगठित अपराधी में भी बांटा गया है। तो जैसे मैंने आपको बताया, श्वेत वसन अपराध वह अपराध है जो उच्च स्टेटस, उच्च परिस्थिति जिसे कहते हैं कि लोगों के द्वारा आर्थिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए किया जाता है। और पेशेवर अपराध के अंतर्गत वे अपराधी आते हैं जिनकी आजीविका का मुख्य स्रोत क्या है? अपराध के जरिए धन कमाना। ठीक है, इतना समझ गए कि पेशेवर अपराधी कौन है? जिन्होंने अपना सारा जीवन उन्होंने निश्चित कर लिया कि हमें परिश्रम नहीं करना, हमें कोई व्यवसाय नहीं करना, हमें कहीं नौकरी नहीं करनी, हम तो अपना जीवन सिर्फ अपराध करके धन अर्जित करके, धन कैसे अर्जित करना? अपराध के माध्यम से, चोरी चकारी करनी, किडनैपिंग करनी। किडनैपिंग करने से क्या होगा कि वो कहेंगे कि भाई जिस व्यक्ति को हमने किडनैप किया उसको हम तब छोड़ेंगे जब आप हमें धन देंगे। तो ऐसे हर समाज में ऐसे बहुतायता लोग रहते हैं जो इस तरह के अपराध की ओर बढ़ते हैं। संगठित अपराध की वह श्रेणी है जहाँ अपराधियों के समूह द्वारा पूर्व नियोजित तरीके से अपराध किया जाता है। अब अपराध के सिद्धांत हम जानेंगे। अपराध के सिद्धांत कौन कौन से हैं? पहला है शास्त्रीय क्लासिकल व्याख्या। कौन सी है? शास्त्रीय क्लासिकल व्याख्या। अब ये क्या है? तो शास्त्रीय जो व्याख्या है, वहाँ अपराध को व्यक्ति का एक ऐसा व्यवहार माना जाता है जो सामाजिक संविदा का उल्लंघन करता हो। मैं अभी समझाऊंगी, पहले आप इसे समझ लीजिए। सामाजिक संविदा का उल्लंघन करता हो, जो राज्य के लिए हितकर ना हो, व्यक्ति की संपत्ति की सुरक्षा के लिए अहितकर हो। ठीक है, अब ये एक आम प्रकार का अपराध है। ये शास्त्रीय अपराध ये क्या बात करता है? ये क्या कहता है कि व्यक्ति की जो स्वतंत्रता है और उसकी जो इच्छा है उसके विरुद्ध जाकर जब व्यक्ति का अहित किया जाता है, तो ये क्लासिकल व्याख्या के अंतर्गत आता है। यहाँ जो सोशल नॉर्म्स हैं, सोशल वैल्यूज़ हैं, जो समाज में एक नियम है, एक परिपाटी है, उसके विरुद्ध जाकर, और स्वाभाविक तौर पे जब उसके विरुद्ध जाके कोई कार्य किया जाएगा तो वो देश हित में नहीं होगा, समाज हित में नहीं होगा। तो इस प्रकार की व्याख्या के अंतर्गत ये बिल्कुल स्पष्ट किया गया है कि जो राज्य के लिए हितकर ना हो, व्यक्ति की संपत्ति की सुरक्षा के लिए अहितकर हो। ठीक है, और इसमें बताया गया है कि व्यक्ति सुखदायी कार्यों को करने की चेष्टा करता है एवं पीड़ा पहुंचाने वाले कार्यों से बचता है अधिकतर, है ना। सभी व्यक्तियों के मतानुसार इस सिद्धांत में अपराध का कारण व्यक्ति की स्वतंत्रता और उसकी इच्छा शक्ति को सुखवाद के आधार पर प्रस्तुत किया गया है। अब हम बात करते हैं जैविकीय सिद्धांत की। अपराध का जैविकीय सिद्धांत को हम क्या कहेंगे? बायोलॉजिकल, है ना। तो जैविकीय सिद्धांत क्या कहता है कि अपराध का कारण जैविकीय एवं या वंशानुगत है। ठीक है, अब ये क्या है और इसके बारे में किन विद्वानों ने चर्चा की है? तो मुख्यतः यहाँ 3 विद्वानों के नाम आते हैं, लोम्ब्रोसो, फेरी एंड गैरीफेल। ठीक है, इन्होंने जैविकीय सिद्धांत की व्याख्या की। अब क्या कहा लोम्ब्रोसो ने? लोम्ब्रोसो ने जिस सिद्धांत के द्वारा जैविकीय सिद्धांत को समझाने की चेष्टा की वो था विकासवादी प्रत्यावर्ती सिद्धांत। क्या था? याद रखिएगा, मैं आपसे असाइनमेंट में प्रश्न पूछ सकती हूँ कि लोम्ब्रोसो ने जैविकीय सिद्धांत को किस माध्यम से, किस आधार बिंदु पे केंद्रित करके समझाया। तो या फिर मैं आपसे पूछ सकती हूँ विकासवादी प्रत्यावादी सिद्धांत क्या है? तो ये सिद्धांत क्या कहता है कि शारीरिक रचना का प्रकार अपराध का जो आधार है उसे निश्चित करता है। लोम्ब्रोसो का क्या मानना था? अपराधियों को विशेषकर शारीरिक असमानताओं या क्षति चिन्हों से पहचाना जा सकता है। वे मानते हैं कि व्यक्ति आपराधिक प्रवृत्ति का होता है। देखिए, ये
हर अपराध का सिद्धांत अलग अलग आधार बिंदुओं पे केंद्रित है और जैविकी सिद्धांत इस आधार बिंदु पे केंद्रित है कि जो व्यक्ति आपराधिक वृत्ति का होता है, प्रवृत्ति का होता है, वो हर स्थिति में अपराध करता है अनटिल अनलेस बहुत ही डिफरेंट कंडीशन ना हो जाए, बहुत ही ज़्यादा अनुकूल परिस्थिति ना हो, है ना। ऐसी स्थिति में वो अपनी आपराधिक प्रवृत्ति को हो सकता है कुछ समय के लिए छोड़ दे, परंतु जिस व्यक्ति की आपराधिक प्रवृत्ति है वो अपराध हर स्थिति में करता है। और गैरी फेलो ने इसे किस आधार पे व्यक्त किया है, ये प्रश्न भी मैं आपसे असाइनमेंट में पूछ सकती हूँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है, हो सकता है आपके एग्ज़ाम में जो आपका विश्वविद्यालय परीक्षा उसमें भी आ सकता है, 2 नंबर का 2 अंक का प्रश्न आ सकता है ये कि गैरी फेलो ने और लैम्ब्रोसो ने किन किन जो जैविकी सिद्धांत में किन आधार बिंदुओं को लिया है। तो हम स्पष्ट कहेंगे कि लोम्ब्रोसो ने तो शारीरिक आधार को लिया है, शारीरिक असमानताओं को लिया है, और वहीं गैरी फेलो ने शारीरिक दोषों की अपेक्षा मानसिक दोषों पे जोर दिया है। समझ गए डिफरेंस कि जो लैम्ब्रोसो है उसने शारीरिक दोषों की बात की है और गैरी फेलो ने मानसिक दोषों की बात की। उन्होंने स्वीकार किया है कि पर्यावरण संबंधी कारण व्यक्ति की अपराधिता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। आगे समझ में? तो हमने पहला सिद्धांत क्या पढ़ा था? शास्त्रीय सिद्धांत। दूसरा सिद्धांत हमने क्या पढ़ा? शारीरिक जैविकीय सिद्धांत। अब तीसरा सिद्धांत हम पढ़ेंगे शारीरिक रचना संबंधी सिद्धांत। ये सिद्धांत स्मिथ ने अपनी पुस्तक, कौन सी पुस्तक का नाम क्या था? ने अपनी पुस्तक द न्यू क्रिमिनोलॉजी में कहा। याद रखिएगा, हो सकता है मैं आपके 2 अंक के प्रश्न में पूछ लूँ कि स्मिथ की पुस्तक का नाम बताएं। देखिए, जब 2 अंक के प्रश्न आते हैं अमूमन 1 या 2 पुस्तकों के नाम पूछे जाते हैं, उनके पुस्तकों के नाम देकर लेखकों के नाम पूछे जाते हैं। कई बार स्थिति इसके विपरीत होती है कि लेखकों के नाम दिए जाते हैं और पुस्तक के नाम पूछे जाते हैं। इन दोनों स्थितियों में अगर आप लेखक सहित पुस्तक का नाम याद कर लेते हैं तो आपको अपने प्रश्न का उत्तर देने में बिल्कुल भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता। तो स्मिथ ने अपनी पुस्तक द न्यू क्रिमिनोलॉजी में कहा कि अपराध अंतःस्राव की अधिकता, कमी या गड़बड़ी के कारण होता है। दैट मीन्स हार्मोन्स इनबैलेंस होने के कारण व्यक्ति का जो शारीरिक जो इसे साइंटिफिक वे से समझे कि जो शारीरिक बैलेंस है, जो शरीर और मन के बीच में जो संतुलन है वो गड़बड़ा जाता है और ऐसी स्थिति में व्यक्ति क्या करता है? अपराध करता है। वहीं भौतिक मानवशास्त्री हंटन, इनके बारे में हम कई बार बात कर चुके हैं। तो भौतिक मानवशास्त्री हंटन ने अपने दीर्घकालीन शोध के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला कि अपराध का प्रमुख कारण जैविक हीनता है। ठीक है। अब हंटन का मानना है कि अपराधी जैविक और सामाजिक शक्तियों का फल है, जिसके कारण ही मानसिक और शारीरिक रूप से हीन व्यक्ति आपराधिक कार्यों के लिए चुने जाते हैं। देखिए, कई बार क्या होता है, जब हमारी डिफ़ॉर्मिटी होती है, हमारा कोई ऐसा शरीर का कोई ऐसा हिस्सा होता है जो हमें असंतुष्ट करता है। मान लीजिए अगर व्यक्ति बहुत डिफ़ॉर्म तरीके से उसका शरीर है और शरीर का कोई हिस्सा ऐसा है जिसके कारण उसे सामाजिक तौर पे अपमानित होना पड़ रहा है, और वो अपमानित होने के कारण कई बार वो मानसिक हीनता का शिकार होता है। और ऐसी स्थिति में जब व्यक्ति मानसिक तौर पे डिप्राइव्ड है, डिप्राइव्ड का यहाँ मतलब क्या है कि वो अपने आप को समाज से विलगाव, देखिए मैंने पिछली कक्षा में बताया था अपराध का कारण क्या है? विलगाव, समाज से अपने आप को अलगाव महसूस करना, समाज के साथ अपने आप को जुड़ा हुआ महसूस नहीं करना। तो शारीरिक रूप से हीन व्यक्ति आपराधिक कार्यों को चुनते हैं। और यहाँ पर एक प्रश्न और पूछा जा सकता है कि किस और सामाजिक वैज्ञानिक ने अपराध को शारीरिक रचना से जोड़ा? तो हम नाम ले सकते हैं शेल्डल, है ना। तो इससे पहले हमने पढ़ा हंटन ने और इससे पहले हमने पढ़ा स्मिथ ने। स्मिथ की पुस्तक का नाम आप याद रखिएगा, द न्यू क्रिमिनोलॉजी। तो अभी हमने इससे पहले हमने किस सिद्धांत को पढ़ा था? जैविकी सिद्धांत को। उससे पूर्व हमने पढ़ा जैविकी सिद्धांत से पूर्व क्लासिकल व्याख्या को या शास्त्रीय सिद्धांत को। तत्पश्चात हमने जैविकी सिद्धांत को पढ़ा, तत्पश्चात हमने शारीरिक रचना सिद्धांत को पढ़ा। अब उसके बाद हम अगले सिद्धांत पर चलते हैं और वो सिद्धांत है मनोवैज्ञानिक सिद्धांत। मेरी दृष्टि में देखिए, समाजशास्त्र के विद्यार्थी होने के नाते जितना मैंने पिछले 22 सालों या 24 सालों में पढ़ा लिखा और समझा,
वो मेरा अध्ययन मुझे इस बात की पुष्टि कराने में कहीं ना कहीं सहायक सिद्ध होता है कि जो मनोवैज्ञानिक सिद्धांत है वो व्यक्ति के अपराध में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और मैंने अपना एक छोटा सा शोध कार्य किया था किशोर अपराधों को लेकर। वहाँ पर भी मैंने ये पाया था कि मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों की अपनी एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। और ये सिद्धांत किसने सबसे अधिक इस बात पे एम्फेसिस दिया, किसने सबसे अधिक इस बात पे बल दिया? हेनरी गोडार्ड ने। हेनरी गोडार्ड ने ह्यूमन एफिशिएंसी एंड लेवल्स ऑफ इंटेलिजेंस के आधार पर इस बात पर दृष्टिपात किया कि मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण मानसिक हीनता और अपराध के बीच कहीं ना कहीं एक गहरा संबंध है। वह अपराध का एकमात्र बड़ा कारक निम्न स्तरीय मानसिकता या मानसिकहीनता होती है। देखिए ये बिल्कुल सिद्धांततः बात है कि व्यक्ति जब समाज में रहता है और उसकी मानसिकता नेगेटिविटी से भरी हुई है, नकारात्मकता से परिपूर्ण है, वो अपने आप को समाज में सबसे अलग कटा हुआ महसूस करता है, वो समाज में हीनता का भाव पाता है, उसके मन के भीतर एक ईर्ष्यालु भाव उत्पन्न होता है, उसके मन के भीतर क्रोध का भाव उत्पन्न होता है, उसके मन के भीतर बदला लेने का भाव उत्पन्न होता है। उसे लगता है कि मैं इतने प्रयास कर रहा हूँ परंतु मुझे सफलता नहीं मिल रही और किसी व्यक्ति ने बिना प्रयास के इतना धन अधिक अर्जित कर लिया। ये तमाम तरह की जो सोच होती है वो व्यक्ति के भीतर एक अलग किस्म की कुंठा को पैदा कर देती है और यही कुंठाएं उसे अग्रसित करती हैं अपराध की दुनिया में प्रवेश लेने के लिए। तो ये स्पष्ट है, इस चीज़ से हम सब दो चार होते हैं। दो चार का मतलब हम सब कभी ना कभी हीनता का शिकार होते हैं, परंतु हमारा जो सामाजिकरण की जो प्रक्रिया है वो हमें उस अपराध की ओर ले जाने से हमें रोक लेती है। परंतु जिन लोगों का, जिन व्यक्तियों का सामाजिकरण एक सकारात्मक रूप से नहीं हुआ होता है या उनमें कोई वंशानुगत कमियां होती हैं या उनके आसपास एक ऐसा पर्यावरण नहीं होता जो उनको उनकी जब वो हीनता या कुंठा की अवस्था में आते हैं तो उनको सपोर्ट सिस्टम नहीं मिलता, तो ऐसे व्यक्ति समाज में अपराध की ओर अपना कदम बढ़ाते हैं। पर मूलतः इस बात का सार यही निकल कर आता है कि जब व्यक्ति कुंठित होता है, कुंठित अपने आप नहीं होता, समाज में ऐसे कारण कार्य कारण जो पूरी व्यवस्था है वो ऐसे कारणों को उत्पन्न कर देती है कि व्यक्ति कुंठित हो जाता है। वो उसके साथ उन व्यवस्थाओं के साथ अपना सामंजस्य नहीं बिठा पाता और उसके भीतर विद्रोह की भावना उत्पन्न हो जाती है और ऐसी स्थिति में वो अपराध की ओर अग्रसर होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं मनोविश्लेषणात्मक व्याख्या। क्या है ये मनोविश्लेषणात्मक व्याख्या? इस पे हम ध्यान देते हैं। मनोविश्लेषणात्मक व्याख्या की चर्चा किसने की है? सिगमंड फ्राइड ने की। ये नाम याद आया बच्चों आपको? कौन थे सिगमंड फ्राइड? मैं याद दिलाती हूँ, आगे हम बाद में बात करेंगे। मेरे ख्याल से जो बच्चे इस वीडियो को ध्यान से सुन रहे हैं और उन्हें ये बात भली भांति याद आ गई होगी कि एक बहुत प्रसिद्ध समाजशास्त्री रहे सिगमंड फ्राइड, जिन्होंने सामाजिकरण का सिद्धांत दिया। अब सामाजिकरण का सिद्धांत क्या है ये आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा था, ठीक है। परंतु जैसा कि मैं हमेशा से करके आई हूँ कि मैं भी ये मानती हूँ कि फर्स्ट ईयर में जो कुछ आपने पढ़ा वो आपको कंठस्थ हो, आपको भली भांति आज भी याद हो सकता है याद हो, और अगर याद हो तो ये बहुत हर्ष की बात होगी। परंतु अगर जिन विद्यार्थियों को याद नहीं होगा उनकी सुविधा के लिए मैं बताती हूँ कि पहले तो हम ये जान लें सामाजिकरण क्या है। देखिए, जब सामाजिकरण की बात होती है तो अगर आप अपराध शास्त्र को पढ़ना चाहते हैं तो आपको सामाजिकरण का सिद्धांत भली भांति आपको परिचित होने की आवश्यकता है। तो सामाजिकरण का सिद्धांत क्या है? सामाजिकरण का सिद्धांत कहता है, अगर इंग्लिश में इन्वर्टेड कॉमा से हम एक सेंटेंस में कहें, सोशलाइजेशन इज़ अ प्रोसेस ऑफ लर्निंग। सामाजिकरण सीखने की एक प्रक्रिया का नाम है। क्या सीखना है? जो समाज, सब कुछ सीखना सामाजिकरण नहीं है, जो समाज के लिए हितकारी हो, जो समाज में सकारात्मक भूमिका निभाने में आपकी सहायता करे, वो सब कुछ सामाजिकरण है। हमारे मूल्यों को सीखना, हमारे विश्वासों को सीखना, हमारी रूढ़ियाँ परंपराओं, इन सब को सीखना सामाजिकरण है। फिर हमने इसके बाद ये भी जाना है कि सामाजिकरण की एजेंसीज कौन है। कौन सामाजिकरण सिखाता है? व्यक्ति अपने आप ही सीख जाता है? नहीं,
व्यक्ति तो जब जन्म लेता है, बच्चा जन्म लेता है, वो हाड़ मांस का पिंड मात्र होता है ना, एक सिर्फ ह्यूमन ऑर्गन होता है, एक बॉडी होती है, लेकिन उसको सिखाया जाता है। सिखाने वाली सबसे पहली जो संस्था होती है परिवार होती है, फिर उसके बाद नातेदारी, मित्र समूह, जिसे पीयर ग्रुप कहते हैं इंग्लिश में, वो सब होते हैं। ये सारे के सारे मिलके फिर उसका धार्मिक संस्था, आर्थिक संस्था, स्कूल, है ना, राजनीतिक संस्थाएं, फिर अब जो एक बहुत बड़ा माध्यम जुड़ा है वर्तमान पिछले 2-3 दशकों में, वह है जनसंचार माध्यम। ये भी सामाजिकरण में अपनी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो इसके पश्चात हमारे लिए जानना आवश्यक हो गया था कि सामाजिकरण के कौन कौन से सिद्धांत हैं, पर चूंकि हम सामाजिकरण अभी नहीं पढ़ रहे हैं, हम तो अपराध शास्त्र पढ़ रहे हैं, ये अपराध क्या है। तो यहाँ पर जब मनोविश्लेषणात्मक व्याख्या की बात आ रही है, तो इस व्याख्या को समझाने के लिए हम सिगमंड फ्राइड को हमें समझना ज़रूरी है। इसलिए हम अपने पुराने पृष्ठों को पलटकर पुनः प्रथम वर्ष की बात कर रहे हैं। सिगमंड फ्राइड ने सामाजिकरण का जो सिद्धांत दिया, वो सिद्धांत दिया था उन्होंने इड, ईगो और सुपर ईगो, इन 3 आधार बिंदुओं पर केंद्रित करके दिया था। क्या है इड, क्या है ईगो, क्या है सुपर ईगो, ये अब मैं एक उदाहरण से आपको समझाती हूँ। इड क्या है, हमारी मूल अभिप्रेरणाएं हैं, हमारी इच्छाएं हैं, हमारी भावनाएं हैं। अब वो इच्छा गलत भी हो सकती है और अच्छी भी हो सकती है। वो हमारी भावनाएं नकारात्मक भी हो सकती हैं। गलत और सही का केंद्र बिंदु किससे डिसाइड होता है? समाज की वैल्यू से डिसाइड होता है, समाज के मानकों से डिसाइड होता है, सोशल नॉर्म से डिसाइड होता है ना। तो हमारी जो अभिप्रेरणा है, हमारी जो इच्छा है, वो क्या है? इड है। ईगो क्या है? इड का संबंध कहीं पर भी इस चीज़ से निर्धारित नहीं होता कि ये सही है ये गलत है, ये तो हमारी मूल इच्छा है। अब वो सही भी हो सकती है, गलत भी हो सकती है। इसके बाद आती है ईगो की बात। ईगो जो आधार बिंदु जिस पे हम अपनी अभिप्रेरणाओं की पूर्ति का माध्यम देखते हैं, यहाँ पर भी सकारात्मकता और नकारात्मकता की दोनों की बात की जा सकती है। और सुपर ईगो वो होता है जिसे परमा अहम कहते हैं हिंदी में, और ईगो को क्या कहते हैं? अहम कहते हैं, है ना। और इड क्या होता है? स्व होता है। तो सुपर ईगो क्या है कि सुपर ईगो परमा अहम क्या है कि वो जो निश्चित करता है कि इस कार्य को करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अगर मैं, चलो इसको आपको देखो, आपको थोड़ा सा समझने में दिक्कत आएगी, मैं आपको एक उदाहरण से समझाती हूँ तो आपको त्वरित गति से समझ में आ जाएगा। क्या, एक उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए एक बच्चा है, एक किशोर बच्चा है, और इड उसकी क्या है? उसकी इच्छा क्या हुई? जलेबी खाने की। अब उसका ईगो क्या है कि उसने विचार किया मुझे जलेबी खरीद के खानी चाहिए या चुपचाप उठा के खा लेनी चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पर मूल बिंदु किस बात पर है? मान लीजिए उसके पास पैसे नहीं हैं, तो अगर उसका समाजीकरण सकारात्मक रूप से हुआ है तो उसका सुपर ईगो उसे रोकेगा, उसका परमायम उसे रोकेगा, कहेगा नहीं ये गलत है, आपको बिना पैसे के खरीदे हुए, बिना खरीदे हुए आपको जलेबी नहीं खानी है, आपको चुरा के नहीं खानी है, आपको छीन के नहीं खानी है। तो ये सुपर ईगो आपका वो आपकी वैल्यूज़ का एक परीक्षण केंद्र है। अगर मान लीजिए आपने जलेबी को, आपने अपने मन को शांत कर लिया कि ठीक है मेरे पास पैसे नहीं है और मैं जलेबी नहीं खाऊंगा या खाऊंगी, तो ये मान के चले कि आपका सामाजिकरण हो चुका है। परंतु आपने चुपचाप उस जलेबी को उस दुकानदार के पास गए और इधर उधर की बातें करके चुपचाप जलेबी के 2 टुकड़े आपने उठा लिए, तो यहाँ पर आपका ये स्पष्ट हो जाता है कि आपका समाजीकरण नहीं हुआ है। तो इसी आधार पर सिगमंड फ्राइड ने इस सिद्धांत को समझाने की चेष्टा की कि इड, ईगो, सुपर ईगो की अवधारणा के आधार पर सिगमंड फ्राइड ने तो समाजीकरण के सिद्धांत के आधार पर समझाया, परंतु उनके इन आधार बिंदुओं को लेकर जो अपराध शास्त्री रहे हैं, जिन्होंने समाज में अपराधों का अध्ययन किया है, विभिन्न शोध किए हैं, तथ्यात्मक खोज की है, उसके आधार पर 3 जो मुख्य व्यक्ति रहे, सामाजिक वैज्ञानिक रहे, एडलर, अब्राहमसन और फ्री एडलैंड, है ना। इन्होंने अपराध की जो व्याख्या की, लैंडरन ने, उन्होंने क्या कहा कि एक सामान्य व्यक्ति इड, ईगो और सुपर ईगो के बीच सामंजस्य बनाए रखता है। सामंजस्य कैसे बना? अगर उसके ईगो ने उसे कहा कि इसके पास पैसे नहीं हैं और उसने सुपर ईगो ने उसे समझाया कि नहीं आपको धन, ये जो जलेबियाँ नहीं चुरानी है, तो सामंजस्य,
परंतु जो आपराधिक प्रवृत्ति का व्यक्ति है उसके मध्य सामंजस्य नहीं होगा, वो तारतम्य टूट जाएगा और ऐसी स्थिति में क्या करेगा, वो अपराध की ओर बढ़ते हुए उस जलेबी को चुरा लेगा। तो मेरे ख्याल से आप इस बात को बहुत भली भांति तरीके से समझ गए हैं कि क्या मनोविश्लेषणात्मक व्याख्या किस बात पर कि व्यक्ति ने जो कुछ सीखा है उस जो उसका स्वयं है, जो उसकी मूल अभिप्रेरणा है, उसको वो दबा लेता है। अगर वो मूल अभिप्रेरणाएं गलत हैं तो उसको वो दबा लेता है कि नहीं, ये कार्य गलत है और इस कार्य को मुझे नहीं करना है। परंतु जो व्यक्ति आपराधिक प्रवृत्ति का है वो उन मूल प्रेरणाओं की बात को, ईगो की बात को नहीं सुनता, सुपर ईगो की बात को नहीं सुनता और अपराध की ओर अग्रसर हो जाता है। तो बच्चों, मैं ये मान के चलती हूँ कि अभी तक हमने मनोविश्लेषणात्मक व्याख्या अपराध की जानी, मनोवैज्ञानिक सिद्धांत को जाना, तत्पश्चात हमने उससे पूर्व शारीरिक रचना संबंधी सिद्धांत को जाना, उससे पूर्व हमने जैविकी सिद्धांत को जाना, उससे पूर्व हमने किस सिद्धांत को जाना, शास्त्रीय सिद्धांत को जाना। ये सारे सिद्धांत हमने जाने अपराध के संबंध में कि ये सिद्धांत अपराध के बारे में क्या कहते हैं, और मैं आशा करती हूँ कि आपको ये सिद्धांत समझ में आ गए होंगे। और हमने क्लीनार्ड के द्वारा दी गई अलग अलग आधार बिंदुओं पर भी जाना, जिसमें उन्होंने परंपरागत अपराध की बात की, व्यावसायिक अपराध की बात की, राजनीतिक अपराध की बात की, सार्वजनिक व्यवस्था संबंधी अपराध की बात की, हिंसात्मक व्यक्तिगत अपराध की बात की और संपत्ति संबंधी आकस्मिक अपराध की बात की। तो बच्चों, हमने अपराध की अवधारणा का काफ़ी कुछ अंश जाना। आने वाली कक्षा में हम ये जानेंगे कि अपराध के और कौन से सिद्धांत हैं जिनके बारे में अलग अलग सामाजिक वैज्ञानिकों ने अपनी बात को रखा है। आशा करती हूँ कि आपको जो कुछ मैंने आपको समझाया, जैसे कि आप जानते कि हमेशा मैं ये करती हूँ कि आपको जब मैं कोई अवधारणा समझा देती हूँ उसके PDF नोट्स भी आपको मैं आपके WhatsApp ग्रुप पे उपलब्ध करा दी हूँ। तो आशा करती हूँ कि आप उसे ध्यान से पढ़ेंगे। ये सिर्फ मैं आशा ही करती हूँ, विश्वास नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि लगभग आप कक्षा में 40-50 विद्यार्थी हैं और जहाँ तक मैं समझ पा रही हूँ 1 या 2 विद्यार्थियों से ज़्यादा तो 1 मास से ऊपर होने को आया। आप लोग ना तो वीडियो देखते, ना PDF नोट्स देखते, ना असाइनमेंट को पूरा करते। लेकिन यही विश्वास कर सकती हूँ कि आने वाले समय में आशान्वित हूँ क्या आने वाले समय में आप अपनी पढ़ाई को लेकर बहुत अधिक सचेत होंगे, अपने विश्वविद्यालय परीक्षा की भी तैयारी करेंगे और एक वर्ष के पश्चात जब आपका ग्रेजुएशन पूरा हो जाएगा तो आपको विभिन्न प्रतियोगिताओं परीक्षाओं में भी ये जो कुछ आप पढ़ रहे हैं वो आपके लिए बहुत उपयोगी होगा। इसी शुभकामना के साथ कि आने वाले समय में आप अपने जो विद्या अध्ययन है उस पर बहुत अधिक ध्यान देंगे। धन्यवाद।